साल 2006 एनवीडिया, जो तब सिर्फ एक गेमिंग ग्राफिक्स कंपनी थी, अपने सबसे बड़े फैसले के कगार पर थी। इस मीटिंग में कंपनी के कई अधिकारी चिंतित थे, इन्वेस्टर्स घबराए हुए थे, क्योंकि उनके सीईओ ने एक ऐसा बड़ा फैसला लिया था जो या तो उन्हें अरबों डॉलर कमा के देने वाला था या पूरी कंपनी को डुबा देने वाला था। एनवीडिया उस समय तक सिर्फ एक गेमिंग ग्राफिक्स कंपनी थी, लेकिन सीईओ की सोच इससे कई आगे थी। उनका कहना था कि अगर एनवीडिया को असली टेक्नोलॉजी में दिग्गज बनना है तो सिर्फ गेमिंग से टेक किंग नहीं बन सकते, और इसीलिए उन्होंने एक क्रांतिकारी फैसला लिया, जीपीयू यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट को सिर्फ ग्राफिक्स प्रोसेसिंग तक सीमित न रखकर इसे एआई और सुपर कंप्यूटिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाए। आज जिस एआई क्रांति की हम बात करते हैं, उसके पीछे छुपी इस अदृश्य जीनियस की कहानी बहुत कम लोग जानते हैं। तो चलिए जानते हैं कैसे एक वेटर से दुनिया का सबसे इनोवेटिव टेक्नोलॉजी लीडर बना एनवीडिया का सीईओ। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं जेनसंग हुआंग के बारे में। नमस्कार दोस्तों, द ओरिजिन में आप सभी का स्वागत है। जेनसंग हुआंग का जन्म 17 फरवरी 1963 को ताइवान के ताइनान शहर में हुआ था। उनका बचपन कोई शाही जीवन नहीं था। उनका परिवार काम के लिए खोज में थाईलैंड चला गया था, लेकिन वहाँ के राजनीतिक हालात इतने खराब होने के कारण उनके माता पिता ने उन्हें और उनके भाई को अमेरिका भेजने का फैसला लिया। लेकिन यहाँ एक बड़ी गलती हो गई। माता पिता ने उन्हें गलती से एक सुधार स्कूल में भर्ती करवाया, जहाँ वो उन बच्चों के साथ रहने लगे जो बुरी आदतों में फंस चुके थे। वहाँ का अनुशासन बेहद कठोर था। जेनसन को टॉयलेट साफ करने से लेकर सफाई कर्मी का काम तक करना पड़ा। जेनसन हुआंग को अपनी पढ़ाई के खर्चे निकालने के लिए रेस्टोरेंट में बर्तन धोने और होटल में सफाई करने का काम करना पड़ा। हर दिन घंटों तक बर्तन धोना, गंदगी साफ करना, ये सब आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि उन्होंने छोटे छोटे कामों से मेहनत और अनुशासन की सीख ली। इसी दौरान उन्होंने ये समझा कि अगर कुछ बड़ा करना है तो मेहनत से पीछे नहीं हट सकते। यही जिद, यही मेहनत का जज्बा आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बना। उन्होंने ओरेगॉन में अपनी पढ़ाई पूरी की और बाद में ओरेगॉन स्टेट यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली। 1980 के दशक में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी तेजी से आगे बढ़ रही थी। जेनसन को चिप डिज़ाइन और ग्राफिक्स कंप्यूटिंग में रुचि थी, इसीलिए उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में मास्टर डिग्री की पढ़ाई शुरू की और साथ ही AMD और LSI लॉजिक जैसी कंपनियों में काम भी किया। LSI लॉजिक में काम करते समय जेनसन ने देखा कि CPU ग्राफिक्स प्रोसेसिंग के लिए बहुत धीमे साबित हो रहे थे। उस वक्त वीडियो गेम इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन ग्राफिक्स बहुत साधारण और धीमे थे। यही वो मोमेंट था जब उनके दिमाग में एक क्रांतिकारी विचार आया। अगर एक ऐसा प्रोसेसर बनाया जाए जो सिर्फ ग्राफिक्स के लिए डिज़ाइन किया जाए। जेनसन हुआंग को पता था कि यही वो मौका है जब गेमिंग इंडस्ट्री को बदलने के लिए नई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। 30 साल की उम्र में उन्होंने क्रिस मालाकोवस्की और कर्टिस प्रिन के साथ मिलकर सिर्फ $40,000 की सेविंग और $20,000 के क्रेडिट कार्ड लोन से एनवीडिया की शुरुआत की। उनका पहला ऑफिस सिलिकॉन वैली में एक छोटा सा अपार्टमेंट था। एनवीडिया शुरू करने के बाद उन्होंने तुरंत कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया, बल्कि पहले बाजार को समझने, सही लोगों से मिलने और फंडिंग जुटाने पर ध्यान दिया। 1995 में एनवीडिया ने अपना पहला ग्राफिक्स प्रोसेसर NV1 लॉन्च किया, जो सेगा सैटर्न गेमिंग कंसोल के लिए बना था। लेकिन ये चिप ज़्यादा सफल नहीं हुई। वजह थी गेमिंग इंडस्ट्रीज में तेज़ी से बदलती हुई टेक्नोलॉजी। उस समय गेम डेवलपर्स नई टेक्नोलॉजी को अपनाने में हिचकिचा रहे थे, लेकिन जेनसन हुआंग हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने महसूस किया कि अगर एनवीडिया को बड़ा बनना है तो उन्हें गेमिंग से आगे सोच रखनी होगी। वे जानते थे कि 3D ग्राफिक्स का भविष्य बहुत बड़ा होने वाला है। इसीलिए एनवीडिया ने अपने इंजीनियर्स के साथ दिन रात मेहनत की और 1997 में रीवा 128 ग्राफिक्स प्रोसेसर लॉन्च किया। रीवा 128 जिसने गेमिंग इंडस्ट्रीज को पूरा बदल दिया। रीवा 128 एक सिर्फ चिप नहीं थी, ये एनवीडिया की पहली बड़ी सफलता थी। ये चिप सबसे तेज 3D ग्राफिक्स प्रोसेस कर सकती थी। इसमें पहली बार हार्डवेयर आधारित 3D रेंडरिंग दी गई। माइक्रोसॉफ्ट ने
इसे विंडोज़ के लिए सपोर्ट दिया, जिससे ये गेमिंग और ग्राफिक्स के लिए स्टैंडर्ड बन गया। सिर्फ 4 महीने में ये ग्राफिक्स कार्ड 10 लाख से ज़्यादा बिक गया। ये एनवीडिया के लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ। अब तक एनवीडिया बाजार में एक बड़ा नाम बन चुका था, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। 1999 में जेनसन और उनकी टीम ने एक नया शब्द दुनिया के सामने रखा, जीपीयू यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। उन्होंने जीफोर्स 256 लॉन्च किया, जो पहला ऑफिशियल जीपीयू था। उसकी ताकत ये थी कि ये एक सीपीयू से 10 गुना ज़्यादा तेज़ी से ग्राफिक्स प्रोसेस कर सकता था, और इसी वजह से पूरी दुनिया की गेमिंग इंडस्ट्री एनवीडिया के टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट हो गई। एनवीडिया ने टेक्नोलॉजी के मामले में AMD को पीछे छोड़ दिया और ग्राफिक्स मार्केट का लीडर बन गया। बड़ी कंपनियां जैसे सोनी, माइक्रोसॉफ्ट और डेल एनवीडिया की चिप्स को अपने प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल करने लगे। एनवीडिया अब सिर्फ एक ग्राफिक्स चिप बनाने वाली कंपनी नहीं रही थी, बल्कि ये एक पूरी गेमिंग और ग्राफिक्स इंडस्ट्री को कंट्रोल करने लगी। साल 2001 में माइक्रोसॉफ्ट ने एनवीडिया से पार्टनरशिप की और अपने पहले एक्सबॉक्स गेमिंग कंसोल में एनवीडिया की ग्राफिक्स चिप्स इस्तेमाल किए। ये एनवीडिया के लिए एक गेम चेंजर था, क्योंकि अब एनवीडिया सिर्फ पीसी गेमिंग तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कंसोल गेमिंग इंडस्ट्री में भी पावरफुल बन गया। ये पहली बार था जब एक टेक दिग्गज माइक्रोसॉफ्ट ने एनवीडिया पर इतना भरोसा दिखाया। इससे एनवीडिया को दुनिया भर में लोकप्रियता और बड़ी कंपनियों के साथ डील्स मिलने लगी। 2006 में हुआंग ने वो फैसला लिया जिसे एनवीडिया सिर्फ एक गेमिंग कंपनी से AI और सुपर कंप्यूटिंग की सबसे बड़ी ताकत बन गई। उस समय कोई भी नहीं सोच रहा था कि जीपीयू का इस्तेमाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किया जा सकता है। निवेशकों ने उन्हें पागल तक कहा, लेकिन हुआंग ने रिस्क लिया। उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स AI पर रिसर्च में लगा दिए। 2012 तक हुआंग की बाजी सही साबित होने लगी। AI रिसर्चर्स ने पाया कि एनवीडिया के जीपीयू मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के लिए परफेक्ट है। और फिर आया बड़ा धमाका, चैट जीपीटी, सेल्फ ड्राइविंग कार्स और AI का बूम। आज दुनिया की लगभग हर बड़ी AI कंपनी एनवीडिया के जीपीयूज पर निर्भर है। 2012 के बाद एनवीडिया ने सिर्फ गेमिंग नहीं, बल्कि AI, क्लाउड कंप्यूटिंग और सेल्फ ड्राइविंग कार्स जैसी टेक्नोलॉजी पर फोकस किया। 2016 में टेस्ला ने अपनी ऑटोनोमस कार्स में एनवीडिया के AI चिप्स इस्तेमाल किए। 2017 में दुनिया की सबसे पावरफुल AI कंप्यूटर DGX-1 एनवीडिया ने लॉन्च किया। 2020 तक दुनिया की 90% AI रिसर्च एनवीडिया के जीपीयू पर ही हो रही थी। तो ये ताकत जेनसन हुआंग ने दुनिया को दिखा दी। इलॉन मस्क और जेफ बेजोस की तरह हुआंग पब्लिक अटेंशन नहीं चाहते। वो आज भी एक सिंपल लाइफ जीते हैं, छोटे रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, इंजीनियर्स के साथ बैठकर खुद टेक्नोलॉजी पर डिस्कस करते हैं और मीडिया से दूर रहते हैं। भले ही आज से भविष्य तक चांद पर बहुत सारे साइंटिस्ट पाँव रखेंगे, लेकिन नील आर्मस्ट्रॉन्ग का नाम इतिहास में बार बार लिया जाएगा। वैसे ही डीपसीक आया, ग्रोक आया और भी बड़े बड़े फास्टेस्ट AI कंपनीज मार्केट में आएंगी, लेकिन ग्राफिक्स और AI का बादशाह एनवीडिया ही रहेगा। टेक्नोलॉजी की जगत में एनवीडिया का नाम सदियों तक लिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हम सबको जेनसन हुआंग का शुक्रगुजार रहना चाहिए, क्योंकि जब मार्केट में AI आया उसे 20 साल पहले ही जेनसन हुआंग ने भविष्य देख लिया था और उस पर काम करना शुरू किया। हुआंग ने जीपीयू को AI के लिए इस्तेमाल करने का विजन 2006 में देखा था। बर्तन धोने से लेकर $1 ट्रिलियन कंपनी चलाने तक हुआंग ने कभी हार नहीं मानी। जब लोग सुर्खियों के पीछे भाग रहे थे, तब जेनसन हुआंग चुपचाप टेक्नोलॉजी बदल रहे थे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आज के लिए धन्यवाद।